वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इंदिरा सौरागिरी जल विकास स्कीम का आगाज किया। ये स्कीम नागर कर्नूल जिला के मिन्नानवर हुदूद में अमराबाद मंडल के माचाम गांव में शुरू की गई। वजीर आला ने स्कीम के इफ्तिताह के दौरान मकामी कबायलियों से मुलाकात भी की। रेवंत रेड्डी ने रियासत में जंगलाती हुकूक कानून के तहत बड़ी पेशरफ्त की। उन्होंने तकरीबन 2.30 लाख दर्ज फहरिस्त कबायली किसानों को पौडव ज़मीनें अलाट कीं। ये ज़मीनें कल 6.69 लाख एकड़ के रकबे पर मुहित हैं, जो एक तारीखी फैसला माना जा रहा है। सने अभि तस्मात् विराल जायिदा विराजो अजपूर्जः सजातो अच्छरिष्यद पश्चात् भूमिमदो बुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्पद वसन्तो अस्यासीदाज्यं गृह सर स्विच सर स्विच कांग्रेस लीडर कुंडा सौरिका पर अपनी ही पार्टी कायदीन के खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगा है। इल्जाम है कि कुंडा जूड़े ने एक दलित खातून के जरिए कांग्रेस कारपोरेटर गुंडियटी नरेंद्र पर झूठा रैप केस दायर करवाकर इसे गिरफ्तार करवाया। ये वाकया वरंगल ईस्ट हल्के के 20 डिवीजन में पेश आया, जहां दलित खातून को नरेंद्र के घर भेजकर इस पर झूठा इल्जाम लगाया गया। नरेंद्र का कहना है कि इसने कुंडा जूड़े और उनके हामियों की बदनवानियों को चैलेंज किया, इसीलिए इस पर इंतकामी कार्रवाई की गई। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि इतवार की सुबह जानबूझकर खातून को उनके घर भेजकर उन पर झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई। कारपोरेटर नरेंद्र ने कहा कि मिल्स कॉलोनी पुलिस भी कुंडा जूड़े के इशारों पर चल रही है। गुजरात में पिल गिरने से तकरीबन 140 अफराद जाँ बहक हुए थे। क्या हमने इस वक्त मोदी पर एक लफ्ज़ भी कहा था? कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने इस सानिहे पर सियासत नहीं की, इंसानी जानों के नुकसान पर दुख जाहिर किया, इल्जाम तराशी नहीं की, लेकिन आज हमारे खिलाफ बीजा इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हर हादसे को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन सच बोलने से पीछे नहीं हटेंगे। गुजरात దాదాపు ఒక వంతెన కూలి గుజరాత్ రాష్ట్రంలో అక్కడ ముఖ్యమంత్రి బీజేపీ, ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారే బీజేపీ। ఆ రాష్ట్రంలో బ్రిడ్జి కూలిపోయి ఒక దాదాపు 140-50 మంది చనిపోయారు। రాహుల్ గాంధీ గారు ఏమన్నా విమర్శించారా? ఏమి ఇది మోడీ గారే కూలగొట్టిండు లేకపోతే అని అన్నాడా? ఆయన ఏమన్నాడు? రాహుల్ గాంధీ గారు చాలా బాధ అనిపిస్తున్నది ఆ బ్రిడ్జి కూలిపోవడము అని ఆవేదన వ్యక్తపరిచారు। అది మనం చేయాల్సిన బాధ్యత, మన పని అది। రాజకీయం చేయలే కాంగ్రెస్ పార్టీ, రాహుల్ గాంధీ గారు చేయలే। రాజకీయం చేయాలంటే చేయొచ్చు కదా, ఏం చేస్తారా? బ్రిడ్జి కూలిపోయిందాకా చూసిరా? బ్రిడ్జి మీరే గవర్నమెంట్దే కదా బ్రిడ్జి, మరి ఏం చేసిర్రు మీరు? అంతకుముందు అది కరెక్ట్ ఉందా లేదా? కూలిపోయేదాకా ఎందుకు చూసిర్రు? రెగ్యులర్ చెకప్ ఉందా లేదా? బ్రిడ్జ్ రోజు నిరంతరం ప్రజలు నడిచే బ్రిడ్జ్ కదా అని ఎప్పుడన్నా రాహుల్ గాంధీ గారు విమర్శించారా? లేదు। ఈ జ్ఞానం కూడా ఎందుకు లేదు బీజేపీ? కిషన్ రెడ్డి గారు మీరు ఎందుకు ఇది? इंदिरामा आलू स्कीम के इस्तिफादा कुनिंदा पर कांग्रेस लीडर का जुल्म। तांगलो आपलू के राल लपेट में किशोर नामी गिराम शाख सदर ने सरनवास गोड़ को मकान की तामीर पर मारा पीटा। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और गरीबों पर जुल्म। अवाम इंसाफ चाहते हैं। हुकूमत बड़े फख्र से कह रही है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन हकीकत में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जब हम अस्पताल गए तो डॉक्टरों ने हमें CPR देना तक मुनासिब नहीं समझा। हमने खुद ही अपने मरीज को CPR दिया। मुतासरा खानदानों ने अपनी दुख भरी कहानी के TR के सामने रखी कि TR ने वादा किया कि वो इस मामले को लेकर दिल्ली में NHRC के पास जाएंगे और वहां इंसाफ के लिए लड़ेंगे। हमें हुकूमत से कोई सहारा नहीं मिला, हम अकेले ही अपनी जंग लड़ रहे हैं। ये इंसाफ की लड़ाई है जिसके लिए हम हर हद तक जाने को तैयार हैं। नहीं सर, हमने बड़ा हमारा ऑब्जेक्शन है कि हम आपको मदद करना। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत गलत स्टेटमेंट है कि हर चीज टाइम पे फॉर्म था, हर चीज वहाँ अवेलेबल था, हम हर चीज करें। इबादत का बिल्कुल है, आप चेक कर सकते हैं। हाँ वहाँ वही सर, हमारे को देखिए, हमारा कुछ वाला नहीं है सर।
आप लोग हैं, आप लोग में आप लोग कुछ कर सकते हैं। आप लोग लाइट नहीं थी सर, उनका फोटोज डाले हैं, पूरा पेपर में लाइट नहीं मदद थी, किए रात जैसा, में 2:30 बजे से उन्होंने लाइट मदद नहीं किए थी, जैसा, ऑन द टाइम मदद किए जैसा फोटोज डाले, उनका 10-20 फोटोज एवरी पेपर में। और उनका जो फोटो है 720 के बाद के फोटो है पूरे। ऑफिसर लोगों का जो किट पहन के मदद कर रहे हैं जैसा कुछ नहीं कर कुछ नहीं करे वो लोग। ये कोई यहाँ की बात हो गई। यहाँ की बात हो गई, जो हॉस्पिटल जाते हैं वो डॉक्टर भी कुछ नहीं करे। हमारे बच्चे हमारे साइड वाले लोकल वाले लोग मिलकर हाथ भी नहीं लगाए। सर हमारे बच्चे करें, हमारे बच्चे करें। यार हर चीज में हमारे लड़के करें, प्रोटोकॉल हम फॉलो करें, करेंगे, हमारे काम लड़के कब करें। करेंगे? कोई देखने तैयार नहीं। काम कब करेंगे? सर आपको तो पता है। तो आप शोक में मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, बट एक चीज जरूर कहूँगा, फिर वापस आऊँगा 4-5 दिन। इस बात को यहीं पे नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ना ही नहीं है। आप भी मदद करना सर, आपको लेके जाइए मेरी सर, आपकी मदद चाहिए। जो आपसे दिल्ली में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, दिल्ली में काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको इसमें जरूर आना है, और अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है आप जो कह रहे हो, आप भी कह रहे हो, वहाँ पे भी भाई लोग कह रहे थे कि आगे ऐसा ना होना। यस मेन वही है। आपके साथ जो हुआ, हमारा तो हो गया आगे की लोग आगे परेशानी नहीं होना। आपके साथ हम चलेंगे दिल्ली। आप रेगुलर जब पहुंच सकते सर, मैं एक बात बोल रहे हैं, आप रेगुलर पहुंच सकते हैं। 100% मैं ले जाता हूँ, वही बात है। मैं आपको ले जाता हूँ, मैं खुद आता हूँ आपके साथ, और जिस हद तक जितना शक्ति हम में, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ लड़ेंगे, क्योंकि आपके बच्चों के साथ जो हुआ, हमारे आप है तो हमारा कुछ हो सकता है, पब्लिक का कुछ हो सकता है। ये लोग तो आप हम तो तैयार है सर, जो बोले हम तैयार है, आप बोले तैयार है सर। अभी तो आप में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप हमें इतना दुख हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ। मेरे 6 बच्चे बिलो 7 ईयर्स के 6 बच्चे मर गए, सोच सकते हैं आप। क्या गुजरी में तो और इनके परिवार के तो पूरे पिताजी गया, छोटा भाई गया, छोटे भाई के भाई 3 बच्चे छोटे, तो फैमिली पर क्या होगी। इस खानदान में पेश आए अलमनाक वाक़ये को दूसरों के साथ होने से रोकने के लिए हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए। इतना बड़ा आतिशज़दगी का वाक़या पेश आने के बावजूद एम्बुलेंस में ऑक्सीजन मास्क न होना, फायर इंजन में पानी न होना और इसी हालत में जाए हादसा पर पहुंचना ही हमारे अजीजों की जानों के नुकसान का सबब बना। मुतासरीन का कहना है कि टीआर बहुत इसमें आज यहाँ पे आने के बाद एक दर्दनाक एक मतलब दिल आज हमारा यहाँ पे आने के बाद, इनसे मिलने के बाद, हमारे भाइयों से मिलने के बाद, अग्रवाल फैमिली जो यहाँ पे 17 उनके घर वालों को खो लिए, वो उनको मिलने के बाद हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है उनको कुछ कहने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा सदमा शायद किसी को नहीं, आज तक किसी को नहीं पहुंचा हैदराबाद में। एक ही घर में 17 उनके फैमिली मेंबर, आज उनका डेथ हो गया, और उसकी एक ही वजह है, अगर जल्दी से यहाँ जो एम्बुलेंस आई, जो फायर इंजन आई, उसमें पानी का सहूलत रहता और ऑक्सीजन मास्क रहते, तो कुछ लोग कम से कम उनमें से बच जाते। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं 17 के 17 बच जाते, पर कम से कम एक या दो भी अगर बचते तो एक उनकी भी आज कुछ उनको कुछ थोड़ा राहत मिलता। गवर्नमेंट से, सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, सीएम से भी एक ही रिक्वेस्ट है, आप खुद होम मिनिस्टर हो, आप आज जो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पे जो दुर्घटना घटी, आप वो जान तो आप वापस नहीं ला सकते, उनको तो आप वापस नहीं ला सकते, पर कम से कम आगे ऐसा ना हो, इस बारे में आप थोड़ा रिव्यू करो, पैसा दो और पूरी तरह से इक्विपमेंट दो। आपके जो एम्प्लॉइज हैं फायर में या म्युनिसिपल में या पुलिस में, उनको ढंग से ट्रेनिंग दो, मॉक ट्रेनिंग करो, मॉक ड्रिल करो, क्या कि ताकि ऐसे आगे जाके कहीं और हैदराबाद में या तेलंगाना में कहीं और ऐसी दुर्घटना ना घटे। और सीएम से मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूं, आप जो ब्रांड प्रमोशन के लिए कर रहे, चार मीनार के पास मिस यूनिवर्स को, मिस वर्ल्ड को बहुत लोगों को लाया, पर यहाँ के लोगों की भी जान की भी आप परवाह आपको रहना चाहिए। आप कम से कम एक बार आके जाते कल, तो आज कुछ यहाँ पे स्टेप अप करते, ऑफिसर भी थोड़ा एफर्ट स्टेप अप करते, जल्द से जल्द यहाँ पे बाकी जहाँ अनसेफ एरियाज हैं उनकी भी रिव्यू होती, शायद एक बार आप आ जाएं तो अच्छा होगा। ये भी मैं चीफ मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा। और आखिरी में मैं इतना ही डिमांड करूंगा कि जो कल एक्सग्रेशिया अनाउंस किया गया 5 लाख, वो काफी नहीं है। यहाँ पे काफी सारा प्रॉपर्टी नुकसान भी हो गया, और यहाँ पे 120 साल से जो एक फैमिली थी, उनका पूरा आज घर उजाड़
घर रोड पे आ गया। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गवर्नमेंट से, हुकूमत से, कि आप 5 नहीं 25 लाख ऐलान करिए। कम से कम उनको फिर अपना धंधा फिर से शुरू करने के लिए और उनका घर फिर से बसाने के लिए थोड़ा मदद मिल जाती। और उनके लिए हमदर्दी जो आप आज जता रहे हैं, हम लोग सब लोग आके यहाँ बता रहे हैं, उनके तरफ से आज घर वालों से बात करने के बाद उन्होंने एक चीज कहा कि साहब हमारा तो घर पूरा का पूरा उजड़ गया, पर कम से कम ऐसा किसी और के साथ नहीं होना, उसके लिए आप कुछ करो। 1 जून से तेलुगु रियासतों में सिनेमा थिएटर बंद करने का अहम फैसला लिया गया है। तेलंगाना और आंध्रा के एग्जीबिटर्स ने तेलुगु फिल्म चैम्बर में अहम इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में प्रोड्यूसर्स दनल राजू, सरेश बाबू समेत 60 एग्जीबिटर्स शरीक हुए। एग्जीबिटर्स ने वाजे किया कि वो अब किराया की बुनियाद पर फिल्में नहीं चलाएंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि फिल्में सिर्फ परसेंटेज शेयर की बुनियाद पर ही चलाई जाएंगी। प्रोड्यूसर्स को एक मकतूब लिखने का भी फैसला किया गया है ताकि इस शर्त पर अमल हो। रियासत में कर्ज के बोझ से एक और किसान ने खुदकुशी कर ली। ये वाकया करीम नगर जिला के सईदनपुर मंडल के रायकला गांव में पेश आया। 38 साला रावविला तिरुपति रेड्डी नामी किसान अपनी 2 एकड़ जमीन पर खेती करके गुजर बिसर कर रहा था। हाल ही में इसने 10 लाख रुपए कर्ज लेकर एक हार्वेस्टर मशीन खरीदी। फसल की अच्छी पैदावार न होने से वो कर्ज अदा नहीं कर पाया। मायूसी में मुब्तला हैकर तिरुपति रेड्डी ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। कार के लाख हो जाने की वजह से 4 बच्चों की सांस लेने में मुश्किल के बाइस मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाकया वजनगरम के दवारपाड़ी गांव में पेश आया। गांव में ख्वातीन महल्ला दफ्तर के करीब एक कार खड़ी थी जिसमें 4 बच्चे खेलने के लिए बैठ गए। खेलते हुए उन्होंने गलती से कार का दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद होने की वजह से बच्चे अंदर फंस गए और सांस लेने में दुश्वारी हुई। निजता बाचो बाबू, उदय चारुमिटी, करियश्मा और मंसोनी नामी बच्चे जान की बाजी हार गए। कांग्रेस पार्टी इजलास में हंगामा बरपा हो गया। कायदीन आपस में लड़ते हुए हाथापाई तक गए। मंचिरियाल जिला के चिन्नूर हलके में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के नामजदगी बड़ा गड़बड़ देखने को मिला। इब्जेरोए रिगेवरेडी और टीपीसीसी सेक्रेटरी राम भोपाल के सामने ही कांग्रेस कायदीन आपस में झगड़ पड़े। पार्टी में बरसों से मेहनत कर रहे कारकुनों के बजाय नए आने वालों को टिकट देने पर कारकुनों में शदीद नाराजगी पाई गई। गुस्से में आए कारकुनों ने आपस में मारपीट शुरू कर दी। पुलिस बीच में आकर मामले को संभालने की कोशिश की और झगड़े को रोका। हैदराबाद के बशीर बाग प्रेस क्लब में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लीडरान के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ। INTUC संजीव रेड्डी ग्रुप और INTUC उम्बटी कृष्ण मूर्ति ग्रुप के दरमियान तल्ख कलामी हाथापाई में बदल गई। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे पर मुक्कों से हमला किया। प्रेस क्लब में INTUC के नेशनल प्रेसिडेंट उम्बटी कृष्ण मूर्ति की प्रेस मैट को संजीव रेड्डी के हामी चंद्रशेखर ने रोकने की कोशिश की। चंद्रशेखर ने हमला किया।
जिससे माहौल मजीद कशीदा हो गया। बीच बचाव के लिए अब पुलिस ने संजीव रेड्डी के हामियों को हिरासत में लिया और हालात को काबू में लाया। चिंट पैसे के तनाज़े पर हैदराबाद के मधवरा नगर में एक शख्स ने खातून की उंगली काट दी। झगड़ा इस वक्त शुरू हुआ जब ममता और उसका शौहर हेमंत चट्टी के बकाया 30,000 रुपए वसूल करने के लिए सजाता के घर गए। सजाता ने इल्जाम लगाया कि ममता की दोस्त सुप्रिया ने बगैर बताए किराए का घर छोड़ दिया और किराया अदा नहीं किया। बात बढ़ने पर दोनों में झगड़ा हुआ। इस दौरान सजाता की मां लता बीच में। हेमंत ने गुस्से में आकर लता की दाएं हाथ की उंगली को काट डाला। जख्मी खातून को फौरी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा उंगली जोड़ना मुमकिन नहीं। पुलिस ने हेमंत को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद मियापुर और हैदरनगर में सरकारी अराजी पर कायम गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ने वसी सतह पर इन्हिदामी कार्रवाई शुरू कर दी। ये ऑपरेशन सख्त पुलिस बंदोबस्त के तहत की मशीनरी की मदद से अंजाम पाया ताकि किसी किस्म की बदअमनी से बचा जा सके। कमिश्नर एवी रंगानाथ ने बताया कि ये इलाका के लेआउट में शामिल है और तेलंगाना हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की हिदायत पर तमाम गैर मजाज ढांचे हटाए जा रहे हैं। हबीबनगर मंगेर बस्ती में रहने वाले ज़ीशान ने उनके घर के पास गांजा बेचने पर एतराज़ किया, जिस पर गांजा के कारोबार में मुलव्वस राजू ने नाराज़ होकर उनके घर पर हमला कर दिया। राजू ने ज़ीशान के घर पर बड़े पत्थर से हमला किया। ये वाकया सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। सुन दो क्या हाथ क्या है, उठाने नहीं आ रहा। कैसा मारा? बड़े पत्थर से मारा हूँ। घर पे भी ग्रेनेड डाले, वो जो अभी भाई बताए थे सीसीटीवी कैमरा वो भी तोड़ दिया। हमारे घर का डोर बंद करे बाद भी 5-6 बार ग्रेनेड डाले और हमारे घर में भी रहते लोगों को भी मारा लगे 2-3। हमारे को इंसाफ होना। वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान है। मैं हबीबनगर नाला मांगड़ों की बस्ती के पास रहता हूँ। वहाँ पर एक राजू बोल के लड़का है, वो लड़का गांजा बेचता है। तो वो गांजे को मत बेचो बोलने की वजह से हमको मारे और ये कैमरे वो तोड़ दिए। ऑलरेडी मैं कंप्लेंट दिया हबीबनगर पीएस में, गनेटों से मार रहे। हबीबनगर पीएस में कंप्लेंट दिया सो हूँ, लेकिन अभी तक कोई एक्शन लिए नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि एक्शन लीजिए और मेरे भाई को भी गनेट से मारे, घर पे भी हमला करे। गनेट लड़ाई होने की वजह कुछ भी नहीं है, वो खाली वो गांजे को लेके मत बेचो बोलने की वजह से वो लोग अननेसेसरी मार रहे हैं। आपके घर का नहीं बेच रहे? जी हाँ, हमारे घर के पास बेच रहे हैं, अननेसेसरी मार रहे हैं। गनेटों से राजू नाम है उनका। आप कंप्लेंट नहीं करो? मैं ऑलरेडी इससे पहले कंप्लेंट किया, लेकिन उसका कोई एक्शन लिए नहीं। फिर अभी भी और कंप्लेंट दिया। अब किए थे कंप्लेंट आपसे?
मैं आज से एक साल के नीचे दिया था, लेकिन कोई एक्शन लिए नहीं। अभी भी वो कैमरे वगैरह तोड़ दिए, गनेटों से गेट पे मारे, मेरे भाई को भी मारे, 3-4 लोग थे उनको भी मारे। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमको इंसाफ मिले। आए दिन गली में गांजा गोलियां वगैरह बेच रहे, परेशान कर दे रहे। तो हम डेली ये चीज़ देख रहे हैं, तो हम पैसों को लेके पैसे खींचना करना गांजे के नशे में ये बहुत आम हो गया है, बस्ती को परेशानी हो रही है, तो हमको इंसाफ चाहिए। महेश बाबू के घर में कोविड का खतरा। महेश बाबू की अहलिया नम्रता शिरोडकर की बहन शिल्पा शिरोडकर का कोविड टेस्ट मुस्बत आया है। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इसकी तस्दीक की। शिल्पा ने अपने मद्दाहों को बताया कि वो कोविड से मुतासिर हो चुकी हैं। ये खबर सामने आने के बाद मद्दाहों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। फिलहाल वो आइसोलेशन में हैं और सेहतयाबी के लिए दुआएं की जा रही है। बीजेपी वजीर पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त बरहमी का इजहार। मध्य प्रदेश के बीजेपी वजीर कनौर विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दी गई तौहीन आमेज रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब के बयान पर पूरे मुल्क के अवाम को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। एक अवामी नुमाइंदे को बोलने में एहतियात बरतनी चाहिए। अदालत ने वजीर के रिमार्क्स की तहकीकात के लिए 3 IPS अफसरान पर मुश्तमिल खुसूसी तहकीकाती टीम सिट बनाने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि इस टीम में एक खातून IPS अफसर लाजमी शामिल होनी चाहिए। अदालत ने 28 तारीख तक तहकीकात की मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। वजीर खारजा S. जयशंकर ने खुद मीडिया एजेंसियों को बताया कि हमने हमले से पहले पाकिस्तान को इत्तला दे दी थी। अब सवाल यह है कि इत्तला देना आखिर किस मकसद से था? क्या वजीर खारजा को पाकिस्तान पर इतना भरोसा है कि इत्तला मिलने पर दहशतगर्द खामोश बैठ जाएंगे? ये सिफारतकारी नहीं बल्कि मुखबरी कहलाती है और मुल्क को इसकी वजाहत चाहिए। क्या इसी मुखबरी की वजह से मसूद अजहर और हाफिज सईद जिंदा बच निकले? वजीर आजम और वजीर खारजा को जवाब देना होगा कि हमले से पहले पाकिस्तान को इत्तला क्यों दी गई। कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसीज को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हैं उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, IFS ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं। अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं कि आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द एक एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। अब बताइए, मुखबिरी नहीं है तो क्या है? और मुखबिरी का इतिहास लंबा है, अभी उस पर भी आऊंगा मैं। अब हम यह जानना चाहते हैं, क्या इसी मुखबिरी की वजह से अजहर मसूद जिंदा भाग गया? क्या इसी मुखबिरी की वजह से हाफिज सईद भाग गया? ये हुआ क्या? क्या देश को यह जानने का हक नहीं है कि आपने पहले ही सूचित करके अजहर मसूद को बचाया? ये वही अजहर मसूद है जिसको पहले भी बचाया गया था। कंधार में जब IC 814 को हम छुड़वाने गए थे, तब इसी अजहर मसूद को हम जाकर उनको सुपुर्द करके आए थे। ये दूसरी बार बचाने की साजिश क्यों हो रही? क्यों बचाया गया अजहर मसूद को? कारण बताइए। ये जो बयान है विदेश मंत्री का बहुत संवेदनशील है। आतंकी ठिकाने, इस बयान के बाद पाकिस्तान ने उन ठिकानों का क्या किया होगा, खाली किए होंगे, नहीं किए होंगे, ये तो अजहर मसूद जिंदा है उसी से मालूम पड़ जाता है। और कितने आतंकी जिंदा बच के भाग गए होंगे, ये चिंता और ये सवाल हम सबके मन में है।
We are right in being concerned and being worried about the future, the safety of our country. If we have forewarned Pakistan, then obviously most of the terrorists like Azhar Masood, like Hafiz Saeed would have escaped. Why did we allow that? That's a question, that's a concern which every single Indian faces today. And the minister and the prime minister must open their mouth and come out clean.